मैं अफसर था, पार्ट ऑफ मैनेजमेंट था। मैं तो ये कहूंगा कि ये एयरफोर्स का दुर्भाग्य है कि एक टेक्नीशियन को जिसको हम 4 साल ट्रेनिंग देकर बहुत हाई लेवल पर ले आते हैं, हम उसको सिखाते हैं कि बिल्कुल सर। आपने एक मिसाइल का जो सीकिंग हेड है, इंफ्रारेड सिग्नेचर पकड़ता है दुश्मन के हवाई जहाज का, उसको कैसे ट्यून करना है। ये भारत सरकार को समझना पड़ेगा और अग्निवीर को तुरंत स्क्रैप करना पड़ेगा। हाँ, ये बोल सकते हैं कि अग्निवीर परमानेंट होगा, लेकिन 4 साल के बाद इक्का दुक्का अग्निवीर अगर छोड़ना जाता है तो ठीक है, एप्लीकेशन दे और छोड़े। सर जय हिंद। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। थैंक यू सर, आपने समय दिया। सर एक बड़ा अहम इशू था दरअसल। एक हमारे व्यूअर्स हैं, वो लगातार कमेंट्स कर रहे थे। कई बार कमेंट्स मेरा उनसे छूट गया और शायद मेरे दिमाग से स्किप भी कर गया इस मुद्दे पर बात करने के लिए। उन्होंने कमेंट्स किया है और राय मांगी है कि इस मुद्दे पर बातचीत करिए। मैं एक बार पढ़ के सुना देता हूं सर, उसके बाद मैं आपकी राय लेना चाहूंगा। वो कहते हैं कि राजेश जी, रेगुलरली आई एम वाचिंग योर प्रोग्राम, सॉरी टू से डिस्पाइट ऑफ मल्टीपल रिक्वेस्ट यू आर नॉट taking up the matter of airman technician who maintain the flying jets, the outflow of the trained technical manpower. Second point, the technical qualification is ENGG diploma, engineering diploma. No engineering officer is engaged in servicing of aircraft during 4 CPC. There the very juniors rank, if the technician's pay was more than TGT plus 2 टीचर जो होते हैं, gradually their level are being harmed. Please take up the issue on priority. अब मैं सर आपके साथ आता हूं, वापस आपके पास आता हूं। जो सर ने कमेंट्स किया है, बहुत लंबा चौड़ा कमेंट्स किया है, नाराजगी उनकी। लेकिन मैं आपके पास आने से पहले सर से सॉरी मांग लूंगा कि हो सकता है गलती से हमसे मुद्दा छूट गया हो, वरना ऐसा होता नहीं है कि मैं ऐसे मुद्दे ना उठाऊं। अब आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगा सर, क्या हमारे टेक्नीशियंस के साथ हो रहा है और क्यों ऐसा हो रहा है कि एयरफोर्स में टेक्नीशियंस जो हैं वो टिकने के बजाय अब बाहर जाना ज्यादा पसंद कर रहे हैं? हाँ राजेश, सबसे पहले तो मैं कंसर्न जो एयरमैन हैं, हम उनको एयर वॉरियर बोलते हैं, उनको मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने बहुत ही सही मुद्दा उठाया है। इसमें कोई शक नहीं है कि पूरी की पूरी इंडियन एयरफोर्स जो है हमारे हाईली क्वालिफाइड, ट्रेन्ड, मोटिवेटेड एयरमैन टेक्नीशियन के वजह से ही चल रही है। आज आप एयरफोर्स में मिराज 2000 देख लो, रफाल देख लो, अब तेजस आ गए हैं। ये सब इसलिए इतनी बेहतरीन तरीके से उड़ रहे हैं क्योंकि हमारे टेक्नीशियंस बहुत ही हाईली कैपेबल हैं। मुद्दा है उनमें, जज्बा है उनमें। अगर आप किसी भी एयर डिफेंस मिसाइल स्क्वाड्रन में चले जाओगे, आकाश है, अब तो S-400 आ गए हैं, आप हैरान रह जाओगे कि हमारे जो टेक्नीशियंस हैं वो जब शिफ्ट पे आते हैं तो ऐसा नहीं है कि 8 घंटे काम करना है। दरकार पड़ी तो वो लगातार 12 घंटे बाद काम करते हैं। मैंने देखा है कि अगर कोई फॉल्ट है, कोई रेक्टिफिकेशन करनी है, कोई सिस्टम या सब सिस्टम काम नहीं कर रहा, तो हमारे टेक्नीशियंस 24-24 घंटे लगे रहते हैं। जी। उनको बस आप शाबाशी देते रहो और बीच-बीच में थोड़ा-सा 5 मिनट का ब्रेक दे दो कि वो वॉशरूम जा सकें, 1 ग्लास पानी पी सकें। तो मैं हमारे एयर वॉरियर ने जो सवाल उठाया है, वो एकदम सही सवाल है। जी राजेश। जी, क्या समस्या, क्या क्या आ रही है? आउटफ्लो है? क्या बहुत ज्यादा एयरमैन जो हैं वो एयरफोर्स को छोड़ रहे हैं? और जो स्टेटस उनका जो है, जिसको लेकर वो कह रहे हैं कि एक वक्त था कि हमारा स्टेटस बहुत अच्छा था, लेकिन आज हम टीजीटी टीचर से भी नीचे कर दिए गए हैं। ये क्या इशू है सर? हाँ राजेश, इसमें कोई शक नहीं है कि जब देश आजाद हुआ था तो हम लोग शुरुआती दौर में हम मतलब एयरफोर्स, हम तो जी। अपने को वो रॉयल एयरफोर्स का हिस्सा मानते थे। फिर हम लोग रॉयल इंडियन एयरफोर्स बन गए, तो फिर हम इंडियन एयरफोर्स बन गए आजादी के बाद। तो उस जमाने में नियम क्या था कि हमारे जो टेक्नीशियंस थे उनकी तनख्वाह, जी। अंग्रेज लोग थे, उनकी तनख्वाह आर्मी के या नेवी के मुकाबले ज्यादा हुआ करती थी। ये ओके। फैक्ट है। उसके बाद क्या हुआ कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कमीशन, पे कमीशन तक ऐसा हो गया कि भारत सरकार ने
आर्मी के जो टेक्नीशियंस थे, नेवी के जो टेक्नीशियन थे, उनको बराबरी दे दी एयरफोर्स के टेक्नीशियन के बराबर। देखो आर्मी में भी तो टेक्नीशियन होते हैं ना, जो टैंक जी तो जी, बख्तरबंद गाड़ियां, बिल्कुल हेलीकॉप्टर्स, मिसाइल्स का मेंटेनेंस करते हैं। है, इसी तरह बिल्कुल। से नेवी में भी टेक्नीशियंस होते हैं जो कि शिप का मेंटेनेंस करते हैं, नेवी के जो वेपन सिस्टम है उनका मेंटेनेंस करते हैं, नेवी के जो हेलीकॉप्टर और नेवी में भी फाइटर विमान, ट्रांसपोर्ट विमान, हेलीकॉप्टर है, उनका मेंटेनेंस करते हैं। तो जब ये बराबरी कर दी गई तो एयरफोर्स के जो टेक्नीशियंस थे उनका वो जो पे में एज था कि जी, आर्मी और नेवी से उनकी तनख्वाह ज्यादा थी, वो खत्म हो गई। ओके, एक तो ऐसा हुआ। उसके बाद के हर पे कमीशन में ऐसा होता गया कि जो हमारे काउंटर पार्ट थे, खासतौर से सिविल में, जी, उन्होंने अलग-अलग तरह से अपनी तनख्वाहें बढ़ानी शुरू कर दी। एक तो सिविल में ऐसा हो गया, अब उन्होंने नाम ले ही लिया कि इंजीनियरिंग का डिप्लोमा। देखो बाहर क्या होता है कि किसी भी डिपार्टमेंट में जिसमें कोई जॉइन करता है इंजीनियरिंग का डिप्लोमा के साथ, वो जैसे रेलवेज का नाम ले लो, डीआरडीओ का नाम ले लो, वो जब वहां पर 5 साल 8 साल काम कर लेते हैं तो वो लोग वहां पर कुछ इंजीनियरिंग कर लेते हैं। तो ओके, और प्लस एसीपी, अश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन, ये सब स्कीमें चल पड़ी। इसके चक्कर में क्या हुआ कि टेक्नीशियंस जो बाहर के डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, मैं सिविलियन डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूं, जी, क्योंकि देखो मैं टीचर के साथ कंपेयर नहीं करूंगा, उनका रोल अलग है। मैं ऐसे टेक्नीशियंस की बात करूंगा जो कि बाहर दूसरे सरकारी डिपार्टमेंट में काम करते हैं। तो जी, उनका जैसे एसीपी चालू हो गया, 4 प्रमोशन एस्योर्ड है, हर 4 साल 6 साल में एक प्रमोशन उनको मिल जाता है। इस तरह की चीजें एयरफोर्स, आर्मी, नेवी में लागू करने में हम लोग थोड़ा पीछे रह गए, इसमें कोई शक नहीं है। ओके, आर्मी हेडक्वार्टर ने, एयर हेडक्वार्टर ने हर पे कमीशन में इस ये मुद्दा उठाया है। ये मैं अपने एयर वॉरियर भाई को बताना चाहता हूं। लेकिन भारत सरकार किसी ना किसी बहाने क्या करती है, उनका एक तरीका होता है भारत सरकार में। एक तो उन्होंने जब तक 7th पे कमीशन आया, उन्होंने ग्रेड पे लागू कर दी। उन्होंने जी, कुछ कुछ नियम बना देते हैं कि ये ग्रुप ए है, ये ग्रुप बी है, ये ग्रुप सी है, ये ग्रुप डी है। तो क्या हुआ कि उन्होंने हमारी जो कंपैरिजंस थी वो जैसे अब बोल दिया कि भाई अफसर ग्रुप ए ऐसे कुछ कर दिया, वारंट ऑफिसर जेसीओ ग्रुप बी ऐसा कुछ कर दिया सरकार ने। जी, हमारे नायक और हवलदार यानी कॉर्पोरल सार्जेंट वो हो गए ग्रुप सी, ऐसे कुछ उन्होंने कुछ कर दिया। ग्रुप डी तो है ही। तो फिर क्या हुआ कि हमारी जो तनख्वाहें हैं ना, वो उसी तरह से रुक गई, स्टैग्नेंट हो गई। ओके, तो ये एक दिक्कत है। अ, अब भारत सरकार से हम बार-बार ये कहते हैं कि हमारे टेक्नीशियन को आप दूसरे जो सरकारी डिपार्टमेंट है उसके टेक्नीशियन से कंपेयर मत करो, क्योंकि हमारे टेक्नीशियंस जो हैं वो 24 घंटे, हफ्ते में 7 दिन, महीने में 30 दिन और साल में 365 दिन काम करते हैं। हमारे जो एग्री, टेक्नीशियंस हैं, जो अब एयर वॉरियर ने कहा कि ऑफिसर्स तो एयरक्राफ्ट के रिपेयर और मेंटेनेंस में शामिल नहीं होते हैं। एकदम सही कहा। देखो मैं फाइटर पायलट था। ओके, मैंने 1979 में जब कमीशन लिया तो शुरुआती दौर में नैट उड़ाया, हंटर उड़ाया और बाद में मैंने लास्ट में मिग 23 उड़ाया। इसमें कोई ठीक, शक नहीं है कि अगर मिग 23 में कोई फॉल्ट रेक्टिफिकेशन करना है, एज ए पायलट जब मैं लैंड करता था मुझे लगता कि रेडार ठीक से काम नहीं कर रहा। मैं मिग जी, 23 उड़ाता था, एज ए पायलट मुझे लगता था कि जो बॉम्ब कंप्यूटर है वो ठीक से काम नहीं कर रहा। तो मैं लिख देता था और आप यकीन नहीं करोगे, हमारे वारंट ऑफिसर सार्जेंट जो कंसर्न ट्रेड का होगा, चाहे वो एयरफ्रेम से हो, चाहे इंजन से हो, चाहे रेडार टेक्नीशियंस हो या वेपन सिस्टम से हो, वो रात रात बैठ के उसको दुरुस्त करते थे। वर्कशॉप में ठीक करते थे बॉम्ब एमिंग कंप्यूटर को, लैब में बैठ के ट्यून करते थे हमारे रेडार को। उनका एक मकसद होता था कि तुरंत अगले दिन सुबह 4 बजे उस फाइटर विमान को, मैं मेरे जैसे मेरा मिग 23 था, उसको ओके, परफेक्टली फिट बना के फ्लाइंग के लिए ऑफर करना है। तो एकदम उन्होंने सही कहा। तो अभी जो पे कमीशन हो रही है, जाहिर बात है, मैं पक्का हूं कि अब एयर हेडक्वार्टर फिर से ये जो मुद्दा है भारत सरकार के साथ मजबूती से उठाएगी।
अब क्या होता है, एक चीज पक्का होना है कि भारत सरकार ने जैसे ही एयर हेडक्वार्टर ने कहा कि एयर वॉरियर्स को, टेक्नीशियंस को ज्यादा कुछ दे दो, जी तुरंत भारत सरकार में जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जो बैठे होते हैं ना सिविलियन बाबू लोग, वो सिविलियन ज्वाइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, इन्होंने बोलना, अरे आर्मी में तो उनके पास हेलीकॉप्टर हैं, आर्मी में भी तो उनके पास मिसाइलें हैं, आर्मी में भी तो टैंक कोर ऑफ ईएमई वाले, आर्मी में जी भी तो सिग्नल कोर ऑफ सिग्नल रेडार मेंटेन, तो वो बोलेंगे नेवी में भी तो ऐसे शिप्स हैं और वो है, तो आर्मी नेवी एयरफोर्स अपना केस कंबाइन कर दो। ओके तो जैसे ही जॉइंट सेक्रेटरी ने ये बोला ना, तो एयरफोर्स का केस कमजोर पड़ जाता है। ठीक ये इन चतुर लोगों ने इस बार भी करना है। अच्छा, एक और चीज क्या होती है, मैं ये मानता हूं कि जो ऑफिसर्स हैं उनके मुकाबले हमारे जो वारंट ऑफिसर्स हैं उनकी तनख्वाह थोड़ी कम है, और थोड़ी डेफिनेटली हमारे वारंट ऑफिसर्स को और थोड़ी सीनियर मतलब आधी ट्रेड्समैन को ज्यादा आधी कुछ मिलना आधी चाहिए। का फर्क है, थोड़ी कमी आधी होगी मेरे ख्याल से। हाँ राजेश, देखो होता नहीं ये है, एनसीओ तक तो आधी से भी कम होगी। अगर हम जेसीओ साहब की बात करें तो हो सकता है कि आधी हो, लेकिन अगर एनसीओ है, कोई हवलदार है, सीएचएम है, तो जो फौज की भाषा में कह रहा हूं, तो कम से कम आधी आप रखिए या उससे भी कम। जी इसमें कोई शक नहीं है राजेश। इसीलिए होता यह है कि ज्यादातर हमारे हाईली क्वालिफाइड जो टेक्नीशियन एयरमैन होते हैं, वो 15 साल अपना जो मिनिमम कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड होता है, 20 साल मिनिमम कॉन्ट्रेक्चुअल, वो जिस दिन खत्म होता है वो तुरंत छोड़कर एयर इंडिया, स्पाइस जेट, किसी भी प्राइवेट एयरलाइन में चले जाते हैं। मैं आपको बताता हूं, हमारे सार्जेंट जो छोड़ के जाते हैं और समझो इंडिगो ज्वाइन कर लेते हैं, अगले दिन से ही उनकी तनख्वाह डबल हो जाती है इंडिगो में। हमारे जो क्वालिफाइड वारंट ऑफिसर्स हैं, अगर वो छोड़ के एयर इंडिया में चले आते हैं, तो अगले दिन से ही उनकी तनख्वाह 3 गुना हो जाती है एयर इंडिया में। तो इसीलिए हमारे टेक्नीशियंस जो हैं वो 15 साल 20 साल में एक दिन भी एक्स्ट्रा नहीं काम करते। ये पॉइंट हम हर बार पे कमीशन के सामने रखते हैं कि हुजूर, क्योंकि आप इनको थोड़ा सा ज्यादा इंसेंटिव नहीं दे रहे हो, थोड़ा सा ज्यादा अलाउंसेस नहीं दे रहे हो, थोड़ा ज्यादा पे दो, नहीं तो हाईली ट्रेन्ड मैन पावर जो कि इतना एक्सपीरियंस्ड है, वो तो एयरफोर्स के लिए तो हीरा है, सोना है, बिल्कुल लेकिन वो बिल्कुल 15 साल 20 साल में छोड़ के जा रहे हैं। अब होता ये है, मैं बताऊं दुख की बात है, कि हम लोग जब वहां जाके पे कमीशन से बात करते हैं ना, अब देखो मैं खुद भी ग्रुप कैप्टन था, देखो जी हम ब्रीफ केस उठा के जाते हैं क्योंकि हमने बेल्ट पहनी है और यूनिफॉर्म पहनी है ना, तो हम उनको समझा सकते हैं, लेकिन उनको पकड़ के पीट नहीं सकते। ठीक है सिविल में ऐसा नहीं होता, सिविल में उनकी यूनियन है, जी सिविल में उनकी यूनियन खड़ी हो जाती है। जी तो उनकी यूनियन जो है जब तो फिर वो पॉलिटिकल एंगल आ जाता है, वोट वोट बैंक का एंगल आ जाता है। एयरफोर्स में, आर्मी में, नेवी में हमारी यूनियन सब सरकार ने लागू नहीं की हुई है। जी राजेश। तो उसके कारण वोट बैंक वोट पे चोट नहीं, तब तक सरकारें सोचती नहीं हैं। बस ये एक बड़ा अहम इशू था। बस एक छोटी सी टिप्पणी जाते जाते आपसे और लेना चाहूंगा कि फिर क्योंकि अब तो टेक्नीशियन भी आपके अग्निवीर आ चुके हैं, क्या फ्यूचर उनका देख रहे हैं सर फिर आगे? राजेश देखो, जहां तक, देखो मैं अफसर था, पार्ट ऑफ मैनेजमेंट था, मैं तो ये कहूंगा कि ये एयरफोर्स का दुर्भाग्य है कि एक टेक्नीशियन को जिसको हम 4 साल ट्रेनिंग देकर बहुत हाई लेवल पर ले आते हैं, हम उसको सिखाते हैं कि बिल्कुल सर आपने एक मिसाइल का जो सीकिंग हेड है, इंफ्रारेड सिग्नेचर पकड़ता है दुश्मन के हवाई जहाज का, उसको कैसे ट्यून करना है। हम एक हाईली क्वालिफाइड टेक्नीशियन को सिखाते हैं कि ये बंकर बस्टिंग बॉम्ब जो है, इसके नोज फ्यूज में आप कैसी सेटिंग करेंगे कि ये जमीन से 100 फुट नीचे जाके फटे। जी इतना कुछ सिखाने के बाद जब वो सुपरवाइजरी लेवल पर आने के लिए तैयार हो जाता है, हम उसको भगा देंगे एयरफोर्स से। अब सरकार जो है बोलती है हम उसको रिलीज कर देंगे, लेकिन राजेश ये रिलीज करने की बात नहीं है। ये प्रैक्टिकली 100 में से 75 को उस दिन बोला जाएगा, भाई छुट्टी, अगले महीने की 1 तारीख से तू घर जा। तो ये अंधकार हो एज ए सब। मैनेजमेंट बहुत ही दुख की बात है, हमारे लिए भी है और उस एयर वॉरियर के लिए तो है ही, जिसने 4 साल अपना खून पसीना एयरफोर्स आर्मी में दिया, और एयरफोर्स में इतनी हाईली कॉम्प्लिकेटेड टेक्निकल, अब मैं बताता हूं, ग्राउंड बेस्ड रेडार होते हैं
जी वो दुश्मन के हवाई जहाज को ट्रैक करता है 1 सेकंड के अंदर ही, लेकिन उस रेडार को मेंटेन कौन करता है? देखो, जो अफसर होता है ना फाइटर कंट्रोलर, वो तो ये बोल देगा कि रेडार में जो ब्लिप है वो धुंधला आ रहा है। इससे ज्यादा अफसर कुछ नहीं करेगा। और जो टेक्निकल अफसर है वो भी ऐसे बोल के चला जाएगा, जो टेक्निकल अफसर है, कि रेडार में ब्लिप धुंधला आ रहा है, इसका एक्साइटर यूनिट चेक करो। अब ये हमारे एक सुपरवाइजर, वारंट ऑफिसर और 7 एयरमैन उसके नीचे बैठ के अगले 6 घंटे, 8 घंटे, 16 घंटे बिना लंच डिनर ब्रेकफास्ट के काम करेंगे कि वो जी रेडार में जो धुंधला दिख रहा है उसको शार्प कैसे किया जाए। अब ये सीखने के बाद 4 साल के बाद अगर चला जाएगा, तो मैं तो समझता हूं कि भारत की जनता का, टैक्स पेयर्स का पैसा वेस्ट हो रहा है। क्योंकि हमें देखो, 100 में से 75 को भेज देंगे घर, तो उतने ही जी 75 को उस ट्रेड के लिए हमें फिर से ट्रेन करना पड़ेगा। एग्री तो एग्री हमारी जो ट्रेनिंग स्कूल्स हैं, वहां जो वर्कशॉप हैं, लेबोरेटरीज हैं, टूल क्रिब है, उस पर कितना ज्यादा अननेसेसरी लोड आ रहा है। ये भारत सरकार को समझना पड़ेगा और अग्निवीर को तुरंत स्क्रैप करना पड़ेगा। हाँ, ये बोल सकते हैं कि अग्निवीर परमानेंट होगा, लेकिन 4 साल के बाद इक्का दुक्का अग्निवीर अगर छोड़ना जाता है तो ठीक है, एप्लीकेशन दे और छोड़े, फर्क है। अब हम उसको जबरदस्ती 100 में से 75 को छुड़वा रहे हैं। मेरी भारत सरकार से, एयर हेडक्वार्टर ने केस लिया हुआ है, गुजारिश ये है कि आप अग्निवीर को परमानेंट ज्वाइन कराओ। ठीक है, 15 साल, 20 साल, उससे ज्यादा भी काम कर, लेकिन ठीक है, 4 साल के बाद अगर उनमें से कुछ 1, 2, 3, 4 छोड़ना चाहते हैं, घर में कुछ प्रॉब्लम है, छोड़ना चाहता है, तो उसको हम रिलीज कर देंगे। वो ज्यादा अच्छा तरीका रहेगा। जी राजेश। एग्री। और क्योंकि टेक्निकल अग्निवीरों के लिए बहुत मुश्किल भी होगा कि आप जाकर बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीएपीएफ में डंडा पकड़कर श्रीनगर के लाल चौराहे पर ड्यूटी दें। ये शायद उनके लिए भी ठीक नहीं होगा। लेकिन थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, आप आए और इस मुद्दे पर बात रखी। थैंक यू सर, जय हिंद, टेक केयर सर, थैंक यू सर।